Good morning, class 6th. Students, in this class, we are going to revise our chapter number 1st, the planet Earth and the solar system, which is related to our geography portion. So, let's start with this chapter. So, in the introductory part of this chapter, it has been said that long year ago, it was believed that the earth was the center of the universe and the sun, moon and stars revolve around it. So as you can see in this picture, बहुत साल पहले ऐसे माना जाता था कि जो अर्थ है वो सेंटर में है एंड बाकी सन एंड अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स इसके चक्कर लगा रहे हैं. तो ये थ्योरी किसने दी थी? हम कह सकते हैं इस थ्योरी को मानते थे अरिस्टोटल, मीन्स अरस्तु. फॉर सेंचुरीज दिस थ्योरी वॉज एक्सेप्टेड. और बहुत सालों तक ऐसा माना जाता था कि यही थ्योरी सही है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम अर्थ पर खड़े होते हैं तो हम देखते हैं सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में जाके वो सेट हो जाता है. तो हमें तो ये लगेगा ना कि सन घूम रहा है और हम लोग स्टेबल हैं. तो बहुत सालों तक यही वाली थ्योरी मानी जाने लगी कि अर्थ सेंटर में है एंड बाकी सभी जो अदर बॉडीज़ हैं वो क्या हैं? चक्कर लगाती. बॉडीज इन द सेंस प्लैनेट, सन, स्टार्स एक्सेट्रा. ऑलराइट. सो आगे जाके इस थ्योरी को मानने से कुछ लोगों ने इनकार कर दिया. उनमें थे निकोलस कॉपरनिकस एंड गैलीलियो गैलीली. सो इन दो लोगों ने बोला, ये निकोलस कॉपरनिकस जर्मनी में रहते थे जिन्होंने इस थ्योरी को बिल्कुल गलत साबित किया एंड जो गैलीलियो गैलीली थे वो इटली से रिलेट करते थे. दोनों ने इस थ्योरी को मानने से मना कर दिया और उनके अकॉर्डिंग अर्थ एक जगह पे पॉइंटेड नहीं है जबकि सन एक जगह पे पॉइंटेड है एंड बाकी जो अदर प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं. रोटेशन रिवॉल्यूशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. रोटेशन मीन्स एक ही एक्सिस पे घूमना एंड रिवॉल्यूशन मीन्स किसी भी चीज़ का चक्कर लगाना. तो यहाँ जो सन है उसके चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं. सो इट हैज़ बीन सेड दैट निकोलस कॉपरनिकस एंड गैलीलियो गैलीली दैट सन इज इन द मिड पार्ट and all the planets are revolving around the sun. Okay? So इस थ्योरी को इसकी पुरानी थ्योरी को साबित करके इन्होंने अपनी नई थ्योरी रखी थी. आज हम लोग ये जानते हैं कि अर्थ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोलर सिस्टम का. तो उसी के साथ क्यों ना और अदर पार्ट्स को भी देखा जाए. उसके बाद हम सोलर सिस्टम तक भी आएंगे बिकॉज इसमें लिखा द प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. अर्थ के बारे में भी देखेंगे एंड सोलर सिस्टम के बारे में भी. फर्स्ट पॉइंट हमारा सेलेस्टियल बॉडीज. What do you mean by celestial bodies? So all the objects that we see in the sky, हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स आसमान में दिखते हैं वो क्या हैं? वो सभी हेवनली बॉडीज़ या सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं. अब उनमें आते क्या हैं? दे इंक्लूड स्टार्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट, कॉमेट, मीटियोर्स एंड एस्टेरॉइड्स. स्टार्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, मीटियोर, कॉमेट्स हम लोग आपको इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ लेंगे कि कॉमेट्स, मीटियोर्स ये सब क्या होते हैं. तो जो भी चीज़ें, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें आसमान में दिखाई दे रहे हैं, वैसे हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, हमें विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप ये सभी दिखाई देंगे. स्टार्स तो हम लोग यूँ ही रात को देख सकते हैं. जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें आसमान में देखने को मिलते हैं वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. मैं अभी यहाँ पर एक क्लिपिंग के साथ आपको दिखा दूँगी कि सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ और यूनिवर्स. यूनिवर्स एक बड़ा टर्म है तो इसको समझने के लिए यू हैव टू कीप योर बुक विद योर सेल्फ. आप अपनी बुक रखिए अपने पास एंड जैसे जैसे मैं रीड कर रही हूँ वैसे वैसे उस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए. Okay, so it is believed that 4,600 million years ago, stars and planets were formed in the giant cloud of gases and tiny dust particles called nebula. So मैंने यहाँ पे nebula को ऐड किया हुआ है. So nebula क्या है? एक बड़े बादल का समूह है. मतलब वो क्लाउड का एक क्लस्टर है जिसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर गैसेस हैं, ठीक है, एंड टाइनी डस्ट पार्टिकल्स हैं. ठीक है, अभी मैंने इस चौक को हल्का सा इस तरीके से खींचा तो टाइनी डस्ट पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में आ गए. तो ऐसे टाइनी पार्टिकल्स, मतलब चौक से ही नहीं, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस का एक फॉर्म है नेब्यूला. मैं अभी इसी
पॉइंट को डिस्क्राइब करते हुए नेबुला के पिक्चर्स भी इंसर्ट कर दूंगी कि नेबुला कैसा दिखता है। सो डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है एंड गैसेस से बना हुआ है नेबुला। नेबुला इज़ अ लैटिन वर्ड मीन्स क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। हमने देख लिया बादल है वो एक तरीके का। दिस नेबुला वॉज स्पिनिंग। अब ये नेबुला स्पिन नहीं है, वो नेबुला स्पिन कर रहा है एंड हैड इट्स ओन ग्रेविटी। ठीक है, अपनी खुद की ग्रेविटी है इस नेबुला की। फ्रेगमेंट्स ऑफ नेबुला वर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड कोलिडेड एट ग्रेट स्पीड। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर एक नेबुला है जिसकी अपनी खुद की ग्रेविटी है और वो चक्कर लगाया जा रहा है, चक्कर लगाया जा रहा है, चक्कर लगाया जा रहा है, चक्कर लगाया जा रहा है। अब इसी में हमारी जो गैलेक्सी है वो इंक्लूडेड होती है। अब इस कॉलिजन की वजह से गैसेस रिलीज होती हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। अब हाइड्रोजन और हीलियम से हमें सन याद आएगा बिकॉज उसकी जो हम बोलेंगे वो किससे बना है, मेजर गैसेस से, तो वो हाइड्रोजन एंड हीलियम है। तो सेंटर में क्या हो जाता है, सन है एंड सन अपनी हीट एंड एनर्जी सभी को दे रहा है और उसकी खुद की ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी है तो इसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो इनडायरेक्टली हम नेबुला से हमारी गैलेक्सी को रिलेट कर सकते हैं। सो हीलियम है, गैसेस हैं, अमाउंट्स ऑफ हीट है, ठीक है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सभी इसी नेबुला के अंदर हैं। ओके, सो आई एम अगेन रिपीटिंग, हमारा जो यूनिवर्स है वो मेजर नेबुला से बना है। नेबुला क्या है, पार्ट्स क्लाउड्स है, ग्रुप ऑफ क्लाउड है जिनके अंदर गैसेस हैं, टाइनी डस्ट पार्टिकल है, इसकी खुद की ग्रेविटी होती है और ये स्पिन करता है। ठीक है, खुद गैसेस को रिलीज़ करता है एंड इसके अंदर मेन गैसेस हम सेंटर में मान लेंगे हीलियम एंड हाइड्रोजन, जिससे हम सन को रिलेट कर सकते हैं। Now, this collision caused release of gases such as hydrogen and helium, which gave out enormous amount of heat, and thus universe, including stars, planets, galaxies and other bodies within was created। अब इसने क्या किया, हेवनली एक तरीके से हम विस्फोट भी कह सकते हैं, विस्फोट हुआ इसके अंदर। इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल गए जिनमें से हम लोगों को कभी कभी एस्ट्रॉइड्स, मीटियर्स एंड प्लैनेट्स भी इसी की वजह से, इस क्लस्टर की वजह से फॉर्म हुए हैं। तो बिकॉज ऑफ द नेबुला हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई है। अब हम बढ़ेंगे गैलेक्सी की तरफ। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, नेबुला की पिक्चर्स मैं अभी इंसर्ट कर देती हूँ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गैलेक्सी। ओके, इससे पहले एक पॉइंट आता है आपका ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में, डिड यू नो। एक बार डिड यू नो को भी डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन इज अ स्टार, it is medium mixed size. There are many stars which are bigger than the sun, and since these bigger stars are far away from the earth, they appear as smaller. Sun is nearer to the earth or hence appears bigger than the sun. अब सन, ठीक है, वैसे तो आपको स्टार लगेगा ये छोटा सा स्टार है, ठीक है, आप रात को आसमान में जाके देखेंगे तो इतना सा स्टार है, हमें तो सन कितना बड़ा दिखता है, तो सन कैसे स्टार हो सकता है, बट सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। सन से बड़े बड़े भी स्टार्स हैं बट वो हमारे गैलेक्सी से बहुत दूर हैं, इस वजह से हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अगर हम इन स्टार्स को भी जो रात को हमें दिखाई देते हैं, अगर हम उनके पास जाएंगे ना तो भी बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे। तो सन भी एक स्टार है, वो सबसे पास में है, वो हीट जनरेट करता है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखता है। ना गैलेक्सी की बात करेंगे हम। गैलेक्सी बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड गैसेस एंड डस्ट हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ गैलेक्सी। गैलेक्सी किससे बनती है, बहुत सारे स्टार्स से मिलकर, प्लैनेट से मिलकर, उसकी खुद की ग्रेविटी होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब हम अगर अपनी बात करें तो हम लोग कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, हम लोग रहते हैं आकाश गंगा या फिर मिल्की वे गैलेक्सी। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट आकाश गंगा गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, जिससे मिल्की वे गैलेक्सी भी बोला जाता है। मैंने आपको जब क्लास ले रही थी तो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप भी किया था, मिल्की वे गैलेक्सी, इन विच गैलेक्सी डू वी लिव, आकाश गंगा और मिल्की वे गैलेक्सी। और गैलेक्सी में क्या होता है, तारे होते हैं। हमारी गैलेक्सी ये रही, ठीक है, तारे हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ये सभी मिलके एक गैलेक्सी की फॉर्मेशन करते हैं और हमारी गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा और मिल्की वे गैलेक्सी। एंड दिस गैलेक्सी इज नेम्ड सो बिकॉज इट इज़ लाइक अ वाइट बैंड ऑफ लाइट।
इसलिए आकाश गंगा हम इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पिक्चर है आपकी 1.2, उसमें इसको इंसर्ट किया गया है। इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं। सन की वजह से एक वाइट कलर की चमक निकलती है, वाइट बैंड ऑफ लाइट निकलती है, क्योंकि सन लाइट को रिलीज करता है। बिकॉज ऑफ दिस गैलेक्सी इज नोन एज आकाशगंगा। नाउ स्टार्स की बात करें, स्टार्स वही जो रात को चमकते हैं, हमें दूर से बहुत छोटे दिखाई देते हैं, जब हम पास जाएंगे तो बहुत बड़े दिखाई देंगे। कॉन्स्टेलेशन की बात की जाए तो कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं, स्टार्स के कुछ ग्रुप होते हैं और क्लस्टर्स होते हैं जो कि टुगेदर एक फॉर्मेशन बना देते हैं। अब मैं अगर इसकी बात करती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कॉन्स्टेलेशन एक बार यहाँ पर समझा देती हूँ। कॉन्स्टेलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ठीक है। मान लिया एक ये स्टार है, ठीक है, इस स्टार ने किस तरीके की फॉर्मेशन की है, ए तरीके की फॉर्मेशन की है, ठीक है। तो ये क्या थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार्स थे जिन्होंने ए की फॉर्मेशन की। तो हम क्या कहेंगे, इसे भी एक कॉन्स्टेलेशन कहेंगे। कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ स्टार जो कि एक आकृति बनाए, एक शेप बना दे, वो क्या कहलाता है, वो कॉन्स्टेलेशन कहलाता है। अब आपकी बुक में पेज नंबर 95 में 1.5 जो डायग्राम है, जिसमें सप्तऋषि तारामंडल या फिर कॉन्स्टेलेशन दिखाए गए, इसमें 7 आपको स्टार्स दिखेंगे जिनकी फॉर्मेशन करने पर वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। नॉर्थ में पोल स्टार है, पोल स्टार्स ऑलवेज लाई ऑन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, ये भी बता दिया था। अब आपको इस डायग्राम में सम कॉन्स्टेलेशंस की पिक्चर्स दिखेंगे, जिसमें वर्गो, जेमिनी, जो हमारी राशियाँ होती है ना, उन्हीं से रिलेटेड ये कॉन्स्टेलेशन है और ये उसी तरीके की शेप बनाते हैं। अगर हम वर्गो में देखेंगे तो देखिए किस तरीके से एक शेप बन गई है जो कि किसे डेडिकेटेड है, वर्गो राशि को। जेमिनी सीधी सीधी लाइन बन गई है यहाँ पर 2 बॉयज़ की शेप की। अगर हम लियो की बात करें तो लियो का साइन क्या है, एक लायन का, तो यहाँ पे भी एक लायन जैसा कॉन्स्टेलेशन बन गया है। ये लोग शेप ही इस तरीके की बना लेते हैं कि एक ये लोग क्लस्टर ही इनका ऐसा होता है, जमे हुए ऐसे होते हैं कि एक शेप बन जाती है, एक फॉर्मेशन बन जाती है। हमें समझ में आता है कि ऐसा होता है। कभी बादल को भी देख के लगता है कि ये आदमी है, इसकी नाक ये रही, इसकी आंखें ये रही, तो वही बात है। बादलों की फॉर्मेशन ऐसी हो जाती है तो तारों की भी फॉर्मेशन ऐसी हो जाती है कि कोई फॉर्म, कोई शेप ले लेते हैं वो। अब इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अ सोलर सिस्टम।